ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो चला जाए बाबू। जी पाठ लगाया तुमने? जी समझ में आया? जी आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो चला जाए ना आगे। जी हाँ, 1 मिनट ये पाऊँ। चलो तो अंतिम पाठ में हम लोग संस्कार का पदकृत्य देख रहे थे, ठीक है ना? आ गया पदकृत्य पूरा? जी कल हो गया था ना पूरा कि कुछ बाकी बचा अंतिम में? नहीं, हो गया था पूरा। हो गया था, ठीक है। चलो एक बार खाली ऊपर ऊपर से दोहरा लो, फिर आगे अब न्याय बोधिनी मुख्य रूप से करनी है आज के पाठ में हम लोगों को। जी। तो देख लो, तो संस्कार जो 24वां गुण है उसको हम लोग देख रहे थे। संस्कार सामान्य का क्या लक्षण कर दिया बाबू? सामान्य गुणात्म विशेष गुणो भय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति मत्वम संस्कारस्य लक्षणम। संस्कारस्य लक्षणम, ये संस्कार सामान्य का लक्षण कर दिया। वो संस्कार कितने प्रकार का है बाबू? 3 प्रकार का है। क्या क्या? वेग, भावना और स्थिति स्थापक। वेग, भावना और स्थिति स्थापक। उसमें सबसे पहले आया वेग। वेग का क्या लक्षण बताया? गुरुत्व भिन्नत्वे सति द्वितीयादि पतना समवायी कारणत्वम वेगस्य लक्षणम। वेगस्य लक्षणम, बहुत सुंदर, ऐसे ही बोलना है। आया कि नहीं? चलिए, और ये वेग कहाँ कहाँ रहता है, कौन कौन द्रव्यों में रहता है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में रहता है। इन 5 द्रव्यों में वेग रहता है, ठीक हुआ। चलिए, इसके बाद वेग के बाद नंबर 2 का गुण कौन आया? भावना। हाँ, नंबर 2 का गुण क्या? भावना। संस्कार नंबर 2 का संस्कार क्या आया? भावना। भावना का क्या लक्षण हो गया? अनुभव जन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। भावनायाः लक्षणम, ठीक है ना? उसका भी पदकृत्य हम लोगों ने देख ही लिया है ना। और ये भावना जो संस्कार है वो कहाँ पर रहता है? जीवात्मा में ही रहता है। जीवात्मा, आत्मा मात्र वृत्ति ही, जीवात्मा मात्र वृत्ति ही, यही कर दिया। इसके बाद नंबर 3 का संस्कार आया, कौन आया? स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक का स्वरूप मूलकार ने तो बता दिया, अन्यथा कृतस्य पुनः तदवस्थापादकः स्थिति स्थापक। और कटादि पृथ्वी वृत्ति ही, कटादि पृथ्वी में ही रहता है, ये बता दिया। पदकृत्यकार ने स्थिति स्थापक का एक लक्षण भी बताया है ना। क्या लक्षण बताया पदकृत्यकार ने? पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वं स्थितिस्थापकस्य लक्षणम। लक्षणम आया कि नहीं आया? तुम है ना फोन को बाबू एक ही जगह पे सेट कर लो, वहीं पर रख के फिर पूरा पाठ बोलो, है ना। बार बार ऊपर नीचे करोगे ना बोलते समय, फिर ऊपर करोगे फिर नीचे करोगे तो वो लय टूट जाएगी, है ना। तो एक ही जगह सेट रख के नज़दीक में रख के वैसे ही फिर एक ही तरह का आवाज़ आए उस तरह से करो, बना लो सेटिंग, ठीक हुआ। चलो हाँ, तो ये कर दिया। क्या एक बार बोलो लक्षण? पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वं स्थितिस्थापकस्य लक्षणम। हाँ, ये बहुत एक बढ़िया से, बस यही है, उसी जगह रखो फोन को ताकि आवाज़ एक तरह से आए पूरी। चलो, तो ये स्थिति स्थापक का लक्षण बता दिया और इसका विस्तार से हम लोगों ने पदकृत्य भी अंतिम पाठ में विचार कर लिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। हाँ, तो ये कर लिया। इसके बाद पदकृत्यकार ने क्या किया? ये ग्रंथ का संस्कार का और उनके तीनों वेदों का निरूपण करने के बाद गुण सामान्य का लक्षण भी बताया। पदकृत्यकार ने क्या बता दिया उन्होंने? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुणस्य लक्षणम। ये भी आ गया, कोई दिक्कत इसमें? नहीं है, ठीक है। चलो, इसका भी पदकृत्य सरल ही था, हम लोग इस लक्षण को पहले वैसे विचार भी किए हुए थे। आया कि नहीं? तो चलिए, ये हो गया यहाँ तक का पदकृत्य ग्रंथ। अब हम लोगों को
इस संस्कार जो 24वां गुण है उसकी न्याय बोधिनी हमको देखनी है कि न्याय बोधिनीकार जो गोवर्धन सुधी है, आचार्य गोवर्धन सुधी, वो क्या कह रहा है। तो चलिए अब देखा जाए न्याय बोधिनी को। जी। हाँ, क्या है, आप चलो न्याय बोधिनी क्रम से पढ़ो, क्या आ रहा है। बुद्ध्यादयो अष्टौ इति। अरे ये तो पुराना प्रतीक है ना, ये कहाँ संस्कार का है, ये तो पहले पढ़ा भी चुके हैं, अब बार बार वहां से क्यों उठा रहे हो। अरे एक बार पढ़ दोगे, वापिस उसको समझाने में 15 मिनट लगेगा। जी। हाँ, अरे संस्कार का कहाँ से चालू हो रहा है, वो तो बुद्धियादयो अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणा, हाँ, कि बुद्धि आदि 8 आत्मा के ही विशेष गुण हैं, आत्म मात्र में रहते हैं। तो बुद्धि आदि 8 कौन है, उसी को केवल बताया है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्मा धर्मा, हाँ, ये 8 जो है वो बुद्धि के ही, क्षम्यता, आत्मा के ही विशेष गुण हैं। ठीक है, चलो, तो वो तो पढ़ा चुके हैं, काहे बार बार एक ही चीज पढ़ रहे हो। जी। संस्कारम विभजते संस्कार इति। हाँ, ये कर दिया, संस्कारम विभजते, है ना, संस्कार का विभाग कर रहे हैं। संस्कारम लक्षयति नहीं कहा, क्योंकि संस्कार का लक्षण तो बताया ही नहीं है इन्होंने, संस्कार सामान्य का, वो तो पदकृत्यकार ने बना करके अपने बताए हैं, मूलकार ने नहीं ना बताया है, तो इसीलिए सीधे कह रहे हैं कि संस्कारम विभजते, संस्कार का विभाग कर रहे हैं। अरे भाई सुनो तो, संस्कारम विभजते, संस्कार का विभाग कर रहे हैं, क्या ग्रंथ के द्वारा, अब बोलो। संस्कार त्रिविधः। हाँ, वेगो भावना स्थिति स्थापकश्चेति। हाँ, ऐसे ठीक है ना, संस्कार इत्यादि ग्रंथ के द्वारा। चलो आगे चले, अब क्या आ रहा है। भावनाम लक्षयति, भावनाम लक्षयति, है ना, वेग का तो लक्षण नहीं किए थे, लेकिन भावना का लक्षण किए हैं, तो कहा भावनाम लक्षयति, भावना का लक्षण कर रहे हैं। भावना जो कि संस्कार का कितने नंबर का भेद है, दूसरे नंबर का भेद है, तो उसका लक्षण कर रहे हैं अनुभवेति ग्रंथ के द्वारा। क्या है ग्रंथ, अनुभव जन्या स्मृति हेतु भावना, इस ग्रंथ के द्वारा। अरे भाई लक्षण कहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा है, बहुत तुमको तो समस्या है भाई समझने में। अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना, हाँ, यही ना लक्षण बताया, आत्म मात्र वृत्ति ही लक्षण प्रविष्ट है क्या, नहीं। तो तुमको कहाँ रुकना है, कहाँ झुकना है, कुछ पता आता है कि नहीं, बस बोले जाते हो ग्रंथ को लाइन से। अरे भावनाम लक्षयति, भावना का लक्षण कर रहे हैं, किस ग्रंथ के द्वारा, तो अनुभवेति, इस ग्रंथ के द्वारा। तो क्या है वो ग्रंथ, तो तुम पूरी तर्क संग्रह बाज दोगे उसमें, नहीं, क्या बोलोगे। अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना, स्मृति हेतु भावना, इस ग्रंथ के द्वारा भावना का लक्षण कर रहे हैं। बेटी बात, चलो ये कर दिया। अब लक्षण क्या बन जाएगा, वो तो खैर असाधारण धर्म लक्षण होता है ना, तो देखो स्वयं बता भी दे रहा है, अनुभव जन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम, लक्षण कर दिया कि अनुभव से जो जन्य हो और स्मृति का हेतु हो, वही क्या है, भावना है, उसी को भावनाख्य संस्कार कहते हैं। बेटी बात, चलो, और एक बात ध्यान रखना बाबू, ये जो न्याय बोधिनी यहाँ की 1-2 पृष्ठों में लंबी चौड़ी दिख रही है, वो पूरी की पूरी भावना के ऊपर ही विचार है, भावना के लक्षण के ऊपर ही विचार है, दूसरा इन्होंने कुछ विचार किया ही नहीं है, संस्कार के अन्य किसी भेद को छुआ ही नहीं है, केवल और केवल न्याय बोधिनीकार ने क्या किया, ये जो भावना का लक्षण किया गया उसी में बस लक्षण में ही विचार किया, और कुछ नहीं, ये 2 पृष्ठों में बस भावनाख्य संस्कार का ही, उस भावनाख्य संस्कार के लक्षण का ही विचार है, पदकृत्य की तरह नहीं है। पदकृत्यकार ने तो सभी भेदों को, उसके लक्षणों को और भी बहुत सारी बातों को विचार किया कि नहीं किया, लेकिन न्याय बोधिनीकार केवल और केवल भावनाख्य संस्कार, जो दूसरे नंबर का संस्कार है भावना, उसी के लक्षण के ऊपर विचार कर रहे हैं आने वाले 2 पृष्ठों में। ठीक हुआ, चलिए, तो ध्यान रखना, बस उसी में अब मुख्य रूप से विचार करना है, ध्यान से, कुछ है नहीं, एकदम सरल है, बस थोड़ा इन्होंने क्या किया है, थोड़ा विस्तार से मतलब लिखा है सब बातों को, इसलिए थोड़ा लंबी चौड़ी न्याय बोधिनी हो गई है, वरना एकदम सरल है,
कोई इसमें कठिन बात नहीं है। चलिए, तो अब भावना को विचार किया जाए। जी। न्याय बोधिनी के अनुसार भावना जो संस्कार है उसका लक्षण विचार किया जाए। तो चलिए, मूल कार्य के अनुसार क्या लक्षण आ गया, क्या बन गया लक्षण भावना का? अनुभव जन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। वही कर दिया। पदकृत्य अपने से कर लोगे इसका, विशेषण दल और विशेष्य दल का। जी। यदि कोई कहे विशेषण दल न दे, मान लीजिए हम केवल और केवल क्या कहते हैं लक्षण? स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। हाँ, तो जरा बता दो तो क्या दोष आएगा, अपने से बताओ। पदकृत्यकार भी बताए ही थे, अपने भी विचार किए ही थे। स्मृति हेतु त्वम भावनायाः लक्षणम करेंगे तो क्या दिक्कत है? अरे स्मृति का हेतु भावना है ही, संस्कार है ही, तो उसमें स्मृति हेतुत्वम चला जाएगा तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो अनुभव जन्यत्वम ये विशेषण दल देने की क्या जरूरत है? जी। तो अगर विशेषण दल नहीं देंगे, स्मृति हेतुत्वम इतना ही कहेंगे, तो स्मृति का हेतु तो आत्मा भी होती है, आत्म मन संयोग भी होता है, मन भी होता है। ये सब हम लोग विचार किए थे ना, है ना, 2-3 पाठ पहले, कि भाई स्मृति का हेतु, स्मृति भी ज्ञान है, ज्ञान मात्र के प्रति आत्मा जो है वो क्या होता है? समवायी कारण होता है। आत्म मन संयोग असमवायी कारण होता है। तो ये ज्ञान मात्र के प्रति कारण होते हैं, तो स्मृति के प्रति भी कारण हो ही जाएंगे, कारण होंगे, क्योंकि स्मृति भी ज्ञान ही है ना? ज्ञान है। अरे ज्ञान का ही ना भेद है, स्मृति अनुभवश्च। तो स्मृति के प्रति भी आत्मा, आत्म मन संयोग और मन, ये सब क्या हो जाएंगे? कारण हो जाएंगे। तो स्मृति हेतु त्वम आत्मादि में चला जाएगा। तो लक्षण कर रहे थे भावना का, चला गया आत्मादि में, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय विशेषण दल का उपादान करना पड़ेगा। क्या विशेषण दल का? अनुभव जन्यत्वम। ये दल का उपादान करना पड़ेगा। ये कर देंगे तो वारण हो जाएगा। जी, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है, आत्म मन संयोग है, और जो मन है वो अनुभव से जन्य नहीं है। आत्मा और मन तो नित्य ही है, तो किसी से जन्य नहीं है। और आत्म मन संयोग मान लीजिए उत्पन्न होता भी है, जन्य होता भी है, तो वो अनुभव से तो होता नहीं है, वो तो आत्मा से होगा, मन से होगा। आया कि नहीं? अनुभव से जन्य तो तीनों में से कोई नहीं ना है, तो अनुभव जन्य त्वम आत्मादि में नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया विशेषण दल का पदकृत्य हो गया कि नहीं हो गया? जी। इसी को बस न्याय बोधिनिकार कह रहे हैं। देखो अग्रिम ग्रंथ के द्वारा क्या कह रहे हैं? अत्रानुभव जन्यत्वे सति इति विशेषणानुपादाने आत्म मनः संयोगे अतिव्याप्ति। आया कि नहीं आया? कि अत्र मतलब भावनायाः लक्षणे, अत्र लक्षणे अनुभवजन्यत्वे सति इति विशेषणानुपादाने। इस विशेषण का यदि अनुपादान करेंगे, मतलब उपादान नहीं करेंगे, तो आत्म मन संयोगे अतिव्याप्ति ही। इन्होंने आत्म मन संयोग में दिखा दिया, पदकृत्यकार ने आत्मा में बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब भी तो कारण होते हैं ज्ञान मात्र के, तो स्मृति हेतुत्व इसमें भी चला आएगा। देखो आगे स्पष्ट भी कर रहे कैसे अतिव्याप्ति होगी, क्या ध्यान से सुनना। अत्र अनुभवजन्यत्वे सति इति विशेषणानुपादाने आत्ममनः संयोगे अतिव्याप्ति ही। अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भैया? तो कहा आत्ममनः संयोगस्य ज्ञानमात्रं प्रति असमवायी कारणत्वेन स्मृतिम प्रत्यपि कारणत्वात्। हेतु दे दिया। अतिव्याप्ति क्यों होगी? क्योंकि आत्म मन संयोग जो है वो ज्ञान मात्र के प्रति कौन सा कारण है? असमवायी कारण है। तो ज्ञान मात्र के प्रति कारण है, तो स्मृति भी ज्ञान ही है, तो उसके प्रति भी क्या हो जाएगा? आत्म मन संयोग कारण हो जाएगा, असमवायी कारण हो जाएगा। हमको तो केवल कारण होना चाहिए, बस इतना ही चाहिए, चाहे कोई सा भी कारण हो। हमने तो स्मृति हेतु त्वम इतना ही कहा है, तो स्मृति का हेतु हो जाएगा, कारण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी? स्मृति हेतुत्व लक्षण की, भावना के लक्षण की कहाँ अतिव्याप्ति?
आत्म मन संयोग में अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः तदुपादानम, अतः मतलब आत्म मन संयोगे अतिव्याप्ति वारणाय कारणाय तदुपादानम, तदुपादानम मतलब विशेषण दलस्य उपादानम अनुभवजन्यत्वे सति इत्यंशस्य उपादानम। बेटी बात अतिव्याप्ति वारण करने का। अब जब उपादान कर देंगे तो अतिव्याप्ति अब नहीं ना होगी, नहीं क्योंकि होगी। आत्म मन संयोग जो है वो अनुभव से जन्य है क्या? नहीं है। नहीं है, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। वही लिख भी रहे, देखो आगे, आत्म मन संयोगस्य अनुभवजन्यत्वाभावात् नातिव्याप्ति कि आत्म मन संयोग अनुभव से जन्य होने के, अनुभव से जन्य नहीं है, अनुभव से जन्य नहीं ना है, नहीं है, इसलिए उसमें अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। जब विशेषण दल का उपादान कर दिया तब, तो क्या लक्षण बन गया? अनुभव जन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। देखो कितनी सामान्य सी बात थी, लेकिन इसी में देखो 3-4 पंक्ति एकदम स्पष्ट रूप से खोल खोल करके लिख रहा है। इसीलिए यहाँ की न्याय बोधिनी लंबी चौड़ी हो गई है ना, वरना बात एकदम सरल ही है, कोई इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। हम लोग पहले दिन से इस तरह का विचार तो करते ही आ रहे हैं। चलो, लेकिन फिर भी स्पष्ट कर दिया एकदम। आए गए ना समझ में? आ गया गुरुजी। चलो अब आगे चले। अब कह रहे तावन मात्रे कृते, मतलब कहा कि भैया विशेषण दलोपादाने एव कृते, मतलब विशेषण दल का ही यदि उपादान करे केवल और केवल, है ना, मतलब क्या लक्षण बना दे? अनुभव जन्यत्वम भावनायाः लक्षणम, ये कर दे कि अनुभव जन्यत्वम, अनुभव से जो जन्य है, तो भावना जो है वो अनुभव से जन्य होती है ना, भावना के संस्कार अनुभव से उत्पन्न होता है, तो अनुभव जन्य तो उसमें चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा, और आत्म मन संयोग आदि में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। तो इतना ही लक्षण यदि कर ले, विशेषण मात्र का ही उपादान करे, तो कहाँ दोष आएगा? आपने से बता दो। तो अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। क्यों अनुभव ध्वंस में? क्योंकि ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है ना। अरे जैसे घट ध्वंस है, तो उस घट ध्वंस के प्रति घट क्या होगा? कारण होगा। अरे मान लो घट रहेगा ही नहीं, और तुमको कोई कहे कि ये लो लाठी और घड़ा फोड़ दो, तो फोड़ पाओगे तुम? नहीं फोड़ पाएंगे। घट का ध्वंस नहीं ना कर पाओगे। क्यों? क्योंकि घट रूपी कारण विद्यमान नहीं है। घट ध्वंस तभी न होगा बाबू जब घट रूपी प्रतियोगी रहेगा, है ना। अरे प्रतियोगी रहेगा तभी ना उसका ध्वंस होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है कि नहीं, वरना घट नहीं है। अब तुम डंडा से पीटते रहो, लाठी से पीटते रहो, घट का ध्वंस होगा? नहीं होगा। जमीन पे कितने मारो, घट का ध्वंस नहीं होगा। घट का ध्वंस होने के लिए घट का होना जरूरी है, तो घट ध्वंस के प्रति घट कारण है। उसी प्रकार अनुभव ध्वंस के प्रति भी कौन कारण हो जाएगा? अनुभव कारण हो जाएगा। तो अनुभव जन्यत्वम जिस तरह से भावना में है, उसी तरह अनुभव जन्यत्वम कहाँ है? अनुभव ध्वंस में भी है। जैसे घट जन्यत्वम घट ध्वंस में है, वैसे अनुभव जन्यत्वम अनुभव ध्वंस में है। तो अनुभव जन्यत्वम अनुभव ध्वंस में चला गया, तो अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं हो गए? हो गई। वही कह रहे, देखो ग्रंथ पढ़ो। तावन मात्रे कृते, मतलब विशेषण मात्र उपादाने कृते अनुभव ध्वंसे अतिव्याप्ति ही। क्यों भैया? तो देखो हेतु दे रहा है, ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वेन अनुभव ध्वंसस्यापि अनुभवजन्यत्वात्। ध्वंस के प्रति प्रतियोगी चूंकि कारण होता है, इसलिए अनुभव ध्वंस भी अनुभव से जन्य होगा। हो गए ना। अरे प्रतियोगी से जन्य होता है, उस प्रतियोगी का ध्वंस आया कि नहीं, तो अनुभव जन्यत्वम अनुभव ध्वंस में चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। वही कह रहे ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वेन अनुभव ध्वंसस्यापि अनुभवजन्यत्वात्, अनुभव से जन्य होता है ना। जब ग्रंथ पढ़े ना बाबू, तब है ना साथ में नहीं बोलो, इसमें डिस्टर्ब होता है ना। सुना करो।
जब कुछ ऐसा हो ना, ग्रंथ जब पंक्ति बाचे ना तो क्या हो जा रहा है, आगे पीछे हो जा रहा है आवाज़। तुम जब तक बोलते हो तब तक हम आगे बढ़ गए होते, तो सही से आ नहीं पा रहा है ना। चलो हो गया, तो अतिव्याप्ति समझ में आ गई। जी। तो अब कह रहे अतः स्मृति हेतुत्वोपादानम। अतः मतलब कि अनुभव ध्वंसे अनुभव ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय, वारणाय। अतिव्याप्ति हो गए, उस अतिव्याप्ति का वारण करना पड़ेगा भैया। तो अतिव्याप्ति वारणाय स्मृति हेतुत्वोपादानम, स्मृति हेतुत्व रूप विशेष्य का उपादान करना पड़ेगा। जब कर देंगे तो लक्षण क्या बन जाएगा? अनुभव जन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। अब अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों अतिव्याप्ति नहीं होगी भैया? क्योंकि वो अनुभव से जन्य तो अनुभव ध्वंस है, लेकिन वो स्मृति का हेतु है क्या? नहीं है। तो वही कह रहे अनुभव ध्वंसे स्मृति हेतुत्वा भावान नाति व्याप्ति ही। बैठ गई बात कि अनुभव ध्वंस में स्मृति हेतुत्व नहीं ना है। स्मृति हेतुत्व तो कहाँ रहेगा? भावना में रहेगा, चाहे अनुभव में रहेगा, अनुभव ध्वंस में नहीं ना रहेगा। नहीं रहेगा। तो स्मृति हेतुत्वाभावान नाति व्याप्ति ही। चलो, तो ये विशेषण दल का और विशेष्य दल का पदकृत्य आचार्य ने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। तो एतावता भावना का लक्षण क्या निकल गया? अनुभव जन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। भावनायाः लक्षणम, ये हमारे भावना का लक्षण बन गया। ये तुमको समझ भी आ रहा है ना कि खाली बस बोल दे रहे हो यहाँ अतिव्याप्ति वहाँ अतिव्याप्ति? नहीं आ रहा है गुरुजी। आ रहा है ना। और भावना में लक्षण समन्वय भी हो जाएगा, क्योंकि अनुभव से वो भावनाख्य संस्कार उत्पन्न होता है और उससे फिर स्मृति होती है। तो ये संस्कार तो बीच में रह गया ना, अनुभव से जन्य हुआ और स्मृति के प्रति कारण हुआ। तो अनुभव जन्यत्व भी आ गया और स्मृति का हेतु भी बन गया, तो स्मृति हेतुत्व भी आ गया। तो अनुभव जन्यत्वे सती स्मृति हेतुत्वम भावनाया लक्षणम। एकदम साफ है बाबू जी। चलिए, ये यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा कर दिया। अब आगे क्या ग्रंथ आ रहा है, ध्यान से, है ना। अब यहाँ विशेष विचार, अलग विचार न्याय बोधिनिकार करने जा रहे हैं। ये तो सामान्य ही विचार था, दोनों दलों का पदकृत्य ही था। अब यहाँ पर ननु जो अग्रिम ग्रंथ है, ननु ग्रंथ ही आ रहा है ना। क्या आ रहा है? ननु विशिष्ट बुद्धिम प्रति विशेषण ज्ञानस्य कारणता सकल तांत्रिक मत सिद्धा। यहाँ से पूरा लंबा चौड़ा जो ग्रंथ आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना बात को, ठीक है ना। ये ननु करके यहाँ पर शंका ये कर रहा है, पहले आशय समझ लो, उसके बाद फिर पंक्ति लगा लेंगे, कोई बात नहीं, सरल ही है। ये कह रहे हैं कि भावना का अपने लक्षण क्या बना दिया? अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। उन्होंने कहा है कि भावना का यदि इस तरह से लक्षण जो आपने बनाया है, उस लक्षण की विशिष्ट बुद्धि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कहाँ पर? विशिष्ट बुद्धि में। विशिष्ट बुद्धि में, बुद्धि मतलब ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब आप कहेंगे ज्ञान में कैसे अतिव्याप्ति होगी, विशिष्ट बुद्धि में कैसे अतिव्याप्ति होगी, प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उसी को उन्होंने यहाँ पर लंबे चौड़े ग्रंथ के द्वारा समझाया है। पहले हम लोग अपने से समझ ले बात को कि क्या है इसका अर्थ, उसके बाद फिर वहाँ की न्याय बोधिनी की पंक्ति को लगा लेंगे, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहे हैं ननु करके, क्या शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी? शंका ये कर रहा है कि अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम, ये जो भावना का लक्षण किया, ये लक्षण की विशिष्ट बुद्धि में अतिव्याप्ति है, विशिष्ट ज्ञान में अतिव्याप्ति है। आया कि नहीं? अरे विशिष्ट बुद्धि बोलो चाहे विशिष्ट ज्ञान बोलो, एक ही ना बात है। हाँ, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी, तो उसको अच्छे से पहले समझ लो, है ना। तो देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो बाबू, एक नियम है, बहुत बार हम लोग इस नियम को विचार भी किए हैं और उन लक्षणों में न्याय बोधिनी में चाहे अन्य अन्य टीका में भी विचार किए हैं। क्या कि विशिष्ट बुद्धिम प्रति विशेषण ज्ञानम कारणम। ये नियम पता है कि नहीं है तुमको? जी पता है। क्या है? विशिष्ट बुद्धिम प्रति विशेषण ज्ञानम कारणम। आया कि नहीं आया?
विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है। आया कि नहीं? विशेषण का ज्ञान ही आपको न हो तो वहां पर आपको विशिष्ट बुद्धि हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। जैसे एक उदाहरण से देख लो बाबू, जैसे घटवद भूतलम, ये कहा, ये क्या है? घटवद भूतलम, ये विशिष्ट बुद्धि है कि नहीं है? है। ये घटवद भूतलम, ये बुद्धि किम प्रकारक किम विशेष्यक है, बता सकते हो? जी। क्या? घट प्रकारक भूतल विशेष्यक ये ज्ञान है, ये बुद्धि है, ज्ञान है ना? तो ये जो घटवद भूतलम ये बुद्धि है, यही विशिष्ट बुद्धि है। घट विशिष्ट भूतल बुद्धि, घट विशिष्ट भूतल बुद्धि, घट प्रकारक बुद्धि कहो चाहे घट विशिष्ट बुद्धि कहो, एक ही ना बात है। जी। हाँ, तो ये जो विशिष्ट बुद्धि है, उस विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है। इसमें विशेषण कौन है जरा बताओ तो? घटवद भूतलम में विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, जरा बताओ पहले। घट है ये विशेषण है और भूतल है ये विशेष्य है। विशेष्य है। तो अब देखो बाबू, किसी ने घट को देखा ही नहीं है ना, विशेषण का ज्ञान उसको हुआ ही नहीं, तो उसको घटवद भूतलम ये विशिष्ट बुद्धि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। अरे पहले घट का ज्ञान होगा, विशेषण का जब ज्ञान होगा उसको घट दिखेगा तब ना घट वाला भूतल है ऐसी बुद्धि होगी। घट को बिना देखे, घट को बिना जाने उसको घट वाला भूतल है ये बुद्धि हो सकती है? अपने से विचार करो, कोई ऐसी थोड़ी ना शास्त्र का वो बात है। नहीं ना हो सकती है, नहीं हो सकती है। घट विशिष्ट बुद्धि कब होगी? जब उसके पूर्व क्षण में क्या हो? घट का ज्ञान हो, घट का ज्ञान हो, विशेषण का ज्ञान होगा पूर्व में, तभी उत्तर क्षण में क्या होगी? विशिष्ट बुद्धि होगी। तो क्या निकला? विशिष्ट बुद्धि के प्रति कौन सा ज्ञान कारण है? विशेषण का ज्ञान कारण है। तो यही का नियम है, विशिष्ट बुद्धिम प्रति विशेषण ज्ञानम कारणम। नियम पहले समझ में आ गया तुमको अच्छे से? जी। हाँ, एक और दृष्टांत ले लो जो इन्होंने प्रयोग किया है। हम लोग घटवद भूतलम में भी देख ही लिए, एक इन्होंने जो लिया वो भी ले लो। दंडी पुरुषः, ये विशिष्ट बुद्धि है। क्या है? दंडी पुरुषः। दंडी पुरुषः का क्या मतलब समझते हो? दंडी पुरुषः यानी दंड वाला पुरुष। हाँ, यही हो गया। अरे घटवद भूतलम मतलब घट वाला पुरुष, यहाँ दंडी पुरुषः मतलब दंड वाला पुरुष। आया कि नहीं? अरे घटवद भूतलम मतलब घट वाला भूतल, यही ना कहे थे। वैसे ही दंडी पुरुष मतलब क्या हो गया? दंड वाला पुरुष। आया ना? अरे कुछ नहीं, दोनों में अंतर क्या? बस वहाँ मतु प्रत्यय किया था, यहाँ पर अतः इन्हीं ठनों से इन्हीं प्रत्यय किया है। अर्थ तो दोनों का एक ही है। आया कि नहीं आया? अरे घटवत कहो चाहे दंडी कहो, है ना? अरे भाई वहाँ मतु प्रत्यय है और यहाँ पर इन्हीं प्रत्यय है। अर्थ तो दोनों का समान है, दोनों मत्वर्थीय प्रत्यय ही है, तो अर्थ तो वही होगा। तो दंडी पुरुष, बैठ गई बात। अब इसमें उलझना नहीं, प्रकार विशेष से पूछे तो इधर उधर नहीं करना। दंडी पुरुष, दंड वाला पुरुष, है ना? अब यहाँ जरा बताओ तो कौन प्रकार है, कौन विशेष्य है? दंडत्व ये प्रकार है और पुरुष ये विशेष्य है। देखो गड़बड़ा गए ना बाबू, तो गड़बड़ा गए। क्या कहा था? दंडी पुरुष, इसीलिए बार बार कहे ना, पहले अर्थ ध्यान में रखो, क्या मतलब समझते हो? दंडी पुरुष, घटवद भूतलम मतलब घट वाला भूतल। तो कौन प्रकार है, कौन विशेष्य है? घट प्रकार है और भूतल विशेष्य है। हाँ, अब दंडी पुरुष में आओ। दंडी पुरुष इस बुद्धि में क्या हिंदी अर्थ क्या होगा? दंडी पुरुष मतलब दंड वाला पुरुष। इसमें क्या प्रकार होगा, क्या विशेष्य होगा? दंड प्रकार होगा और पुरुष है ये विशेष्य होगा। हाँ, अभी शुरुआत में तुमने क्या बोल दिया फटाक से? दंडत्व प्रकार बोल दिया। हाँ, दंडत्व प्रकार नहीं है बाबू, है ना? दंड ये ज्ञान यदि होता, दंड ऐसा ज्ञान होता ना, तब वहां पर तुम कह सकते थे कि दंडत्व प्रकार है, उसमें दंड विशेष्य है, उसमें कह सकते थे। यहाँ क्या कह रहे? दंडी पुरुष, दंडवान पुरुष। ज्यादा तुमको दिक्कत होती हो तो इन्हीं प्रत्यय की जगह मतुब कर लो, तो दंडवान पुरुष ये हो जाएगा। अरे इन्हीं कर दिया तो कौन सी आफत खड़ी हो गई भाई?
तो फिर कौन प्रकार होगा, कौन विशेष्य, समझ में आया कि नहीं? आ गया। दंड ये प्रकार है और पुरुष ये विशेष्य है। पुरुष ये विशेष्य है, दंड वाला पुरुष, तो दंड प्रकारक पुरुष विशेष्यक विशेष्यक ये बुद्धि है, ये विशिष्ट बुद्धि है बाबू। दंड विशिष्ट पुरुष की जो ये बुद्धि है, दंडी पुरुष, ये कौन सी बुद्धि कही जाएगी? विशिष्ट बुद्धि कही जाएगी, विशिष्ट ज्ञान कहा जाएगा। जैसे घटवद भूतलम ये विशिष्ट बुद्धि थी ना, वैसे ही दंडी पुरुष ये भी क्या है? विशिष्ट बुद्धि है। तो इस विशिष्ट बुद्धि के प्रति जरा बताओगे कौन सा किसका ज्ञान कारण होगा? जी, ये जो दंड विशेषण है उसका ज्ञान कारण होगा। हाँ, बहुत सुंदर। विशेषणीभूत दंड जो है उसका ज्ञान कारण होगा। अरे आपने मान लीजिए अपने आंख से दंड को देखा ही नहीं है ना, दंड को जाना ही नहीं, समझा, देखा ही नहीं, तो आपको दंड वाला पुरुष ऐसे बुद्धि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। दंड को पहले आपने देखा उसके हाथ में, पुरुष के हाथ में, तब न जाके दंडी पुरुष ये बुद्धि होगी। जी। तो विशिष्ट बुद्धि जो ये हो रही, दंड विशिष्ट जो ये बुद्धि हो रही है, विशिष्ट बुद्धि कौन सी है? दंडी पुरुष। हाँ, बस ये जब भी पूछे तो ध्यान से बोलना, विशिष्ट बुद्धि उलझा मत देना, है ना। विशिष्ट बुद्धि कौन सी है? दंडी पुरुष। इस बुद्धि के प्रति विशेषण का ज्ञान, दंड का ज्ञान कारण है। दंड को बिना जाने, दंड को बिना जाने दंडी पुरुष ये विशिष्ट बुद्धि नहीं हो सकती है। जैसे घट को बिना जाने घटवद भूतलम ये विशिष्ट बुद्धि नहीं हो सकती है, उसी प्रकार दंड को जाने बिना दंडी पुरुष ये बुद्धि नहीं हो सकती है। बैठी बात। तो पूर्व क्षण में क्या होगा? दंड का ज्ञान होगा, विशेषण का ज्ञान होगा। अयम दंड, दंड का चाहे दंड जो कह दो, वो दंड का मतलब विशेषण का ज्ञान होगा। और उसके उत्तर क्षण में क्या होगा? विशिष्ट बुद्धि होगी, दंडी पुरुष इत्याकारक विशिष्ट बुद्धि होगी। क्रम समझ में आया कुछ तुमको? जी। अब देखो एकदम साफ है, यहाँ कोई समस्या हो तो बोल लो पहले। नहीं गुरुजी। हाँ, किसके प्रति, कौन बुद्धि के प्रति कौन सा ज्ञान कारण है? बोल दो जरा यहाँ के उदाहरण में। दंडी पुरुष ये इस विशिष्ट बुद्धि के प्रति दंड जो विशेषण है उसका ज्ञान कारण है। दंड का ज्ञान पूर्व क्षण में रहेगा। आंख से मान लीजिए पहले दंड का अनुभवात्मक ज्ञान होगा, उसके उत्तर क्षण में तब जा करके दंडी पुरुष ये आपको विशिष्ट बुद्धि होगी, विशिष्ट अनुभव होगा। आया कि नहीं? चलिए अब यहाँ पर देखो भावना का लक्षण क्या किया था आपने? अब फंस गया मामला आपका। अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम, ये भावना का लक्षण किया था, वो चला जाएगा आपकी विशिष्ट बुद्धि में। दंडी पुरुष इस विशिष्ट बुद्धि में चला जाएगा। आया कि नहीं? कैसे जाएगा? अब ध्यान से घटाओ। आपने क्या कहा? अनुभवजन्यत्व होना चाहिए, अनुभव से जन्य होना चाहिए। तो देखो ये दंडी पुरुष ये जो ज्ञान है वो विशेषण का जो अनुभवात्मक ज्ञान है उससे जन्य है कि नहीं है? है। समझ के बोलना है, मत कह देना। क्या कहे हम? ये जो हमको विशिष्ट बुद्धि हुई दंडी पुरुष, तो उसका जो विशेषण का जो ज्ञान है वो अनुभव से जन्य है। कौन विषय अनुभव से जन्य हो बता रहे हो? अंड बंड कर दिया। जो हमारी विशिष्ट बुद्धि है दंडी पुरुष, हाँ, इसका जो दंड जो विशेषण है, देखो अब आवाज फिर वापिस ऊपर नीचे होने लगी। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? फिर मोबाइल को वो कर दिया, बदल लिया। वही रखा हुआ। अरे तो पर कम न हो गई आवाज? ये जो हमको विशिष्ट बुद्धि अब हुई, सही आया। जी, हमको जो विशिष्ट बुद्धि हुई दंडी पुरुष, इसका जो विशेषण है दंड, उसका जो हमको ज्ञान हुआ वो अनुभव से जन्य है। अरे बकलोल आदमी, वो कहाँ अनुभव से जन्य हो रहा है? दंड का ज्ञान हो रहा है, वो कौन से अनुभव से जन्य हो रहा है? मूर्ख हो तुम। अरे अनुभव से जन्य वो कहाँ? दंड का जो ज्ञान हुआ, विशेषण ज्ञान जो हुआ, अयम दंड,
चाहे दंड उसका भी आकार रख लो एक, ध्यान से समझो। देखो गड़बड़ा गए तुम, पकड़ नहीं पाए पदार्थ को। दंड, ये जो विशेषण का ज्ञान हुआ उसका आकार रख लो। क्या विशेषण का ज्ञान का आकार बोलोगे? अयम दंड। हाँ, अयम दंड, ये जो विशेषण ज्ञान हुआ वो विशेषण ज्ञान थोड़ी ना अनुभवजन्य कह रहे हैं, ध्यान से समझो। किसको कह रहे हैं? जो दंडी पुरुष ये विशिष्ट बुद्धि हुई, उस विशिष्ट बुद्धि को अनुभवजन्य बना रहे हैं। इतने सारे प्रपंच करके क्या तुमको समझ में आया फिर? अरे हमने क्या कहा? विशेषण, विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण का ज्ञान कारण होता है। आया कि नहीं आया? विशेषण ज्ञान पूर्व में होगा तब उससे कौन सा ज्ञान होगा? विशिष्ट ज्ञान होगा। तो किससे कौन जन्य समझ रहे हो? तुम उल्टा पुल्टी समझ गए। हाँ, क्या जी? किससे कौन जन्य हुआ? कौन जन्य हुआ, कौन जनक हुआ? जरा दोनों में बताओ। एक विशेषण ज्ञान है अयम दंड, ये विशेषण ज्ञान है, और एक है दंडी पुरुष, ये विशिष्ट ज्ञान है। इसमें कौन जनक है, कौन जन्य है? अलग अलग करके हमको पहले बताओ। दंडी पुरुष ये जो विशिष्ट ज्ञान है ये जन्य है। दंडी पुरुष ये विशिष्ट ज्ञान है, वो जन्य है। हाँ, वो जन्य है, ठीक कहा। और जो अयम दंड ये जो विशेषण ज्ञान है वो जनक है। हाँ, अयम दंड, ये जो विशेषण ज्ञान है वो जनक है, ठीक हुआ। जनक मतलब कारण, और क्या होता है? जनक कहो, कारण कहो, एक ही बात है। जन्य कहो, कार्य कहो, एक ही बात है ना? पर्यायवाची शब्द चाहे कुछ पूछ ले, कोई पूछ ले इसमें कार्य क्या है, कारण क्या है, तो विशेषण ज्ञान कारण है। कोई पूछे जनक कौन है, तो विशेषण ज्ञान जनक है। अरे कारण और जनक एक ही ना बात है बाबू, और जन्य और कार्य एक ही ना बात है। तब फिर चाहे कोनो शब्द से पूछ ले। तो देखो किससे कौन जन्य हुआ? विशेषण ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान जन्य हुआ। हाँ, अब समझ में आया। अब देखो, अनुभवजन्यत्वम हमको विशिष्ट बुद्धि में अति व्याप्ति दे रहे थे, है ना? अरे भावना के लक्षण की विशिष्ट बुद्धि में, मतलब दंडी पुरुष इस विशिष्ट बुद्धि में अति व्याप्ति दे रहे थे, उसी को घटा रहे थे। तो घटा रहे थे, उसमें पहला दल है अनुभवजन्यत्वम, अनुभव से जन्य होना चाहिए। तो ये जो दंडी पुरुष बुद्धि है वो अनुभव से जन्य है कि नहीं है? कौन से अनुभव से जन्य? अनुभव कौन से अनुभव से जन्य है? अयम दंड, ये जो विशेषण ज्ञान हुआ, हाँ, विशेषण का अनुभवात्मक ज्ञान हुआ, ऐसे स्पष्ट बोल दो ताकि हो जाए। अरे अपने आंख से आपने दंड को पहले देखा, तो वो जो दंड का अनुभवात्मक ज्ञान हुआ अयम दंड, उससे जन्य है दंडी पुरुष ये विशिष्ट ज्ञान। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अनुभवजन्यत्व विशिष्ट बुद्धि में आया कि नहीं आया? आ गया। अयम दंड इत्याकारक विशेषण ज्ञान, जो कि अनुभव है, अनुभवात्मक है, उस अनुभव से जन्य हो रहा है। कौन सा? कौन हो रहा है? विशिष्ट ज्ञान, जो दंडी पुरुष इत्याकारक विशिष्ट ज्ञान, उससे जन्य हो रहा है। तो अनुभव जन्यत्वम ये विशिष्ट ज्ञान में, विशिष्ट बुद्धि में चला गया कि नहीं चला गया? चला गया, एक दल चला गया। अब आप कहेंगे कि और भी तो है दूसरा दल। क्या है दूसरा दल? स्मृति हेतुत्वम, स्मृति का हेतु होना चाहिए। अब ये अनुभवात्मक ज्ञान स्मृति का हेतु कैसे होगा? तो देखो बाबू, ये जो दंडी पुरुष अभी तो अनुभवात्मक ज्ञान, कालांतर में मान लीजिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कालांतर में दंडी पुरुष इस तरह का स्मरण भी तो स्मरणात्मक होगा कि नहीं होगा? ज्ञान होगा। तो कालांतर में होने वाला जो स्मरणात्मक ज्ञान है दंडी पुरुष, उसका हेतु ये वाला अनुभवात्मक जो दंडी पुरुष ये विशिष्ट बुद्धि है, विशिष्ट ज्ञान है, वो उसका हेतु है कि नहीं है? अरे ये दंडी पुरुष अनुभवात्मक ज्ञान होता ही नहीं, तो कालांतर में दंडी पुरुष का स्मरणात्मक ज्ञान होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो कालांतर में जनिष्यमाण जो दंडी पुरुष इत्याकारक स्मरण है, स्मरणात्मक ज्ञान है, उसका कारण हेतु ये दंडी पुरुष ये वाला अभी होने वाला विशिष्ट ज्ञान है कि नहीं है? तो स्मृति हेतुत्व आया कि नहीं आया? आ गया। तो अनुभव जन्यत्व भी आ गया और स्मृति हेतुत्व भी आ गया। किसमें आ गया बाबू?
दंडी पुरुष इत्याकारक जो विशिष्ट ज्ञान है उसमें, विशिष्ट ज्ञान है, विशिष्ट बुद्धि है, उसमें आ गया। तो लक्षण कर रहे थे भावना का, भावना के संस्कार का, और चला गया विशिष्ट बुद्धि में। दंडी पुरुष इत्याकारक जो विशिष्ट बुद्धि है उसमें चला गया। तो अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? हो गई। बस यही ननु करके जो पूर्व पक्षी है उसका यही आशय है, यही अतिव्याप्ति उनको देनी है, उसी के लिए लंबा चौड़ा ग्रंथ लिखा, और कुछ नहीं है। अब पढ़ा जाए ग्रंथ को। समझ में आया तुमको? पहले जी आ गया है ना। देखो, अनुभव जन्यत्व तो बनाने के लिए यत्न करना पड़ा हमको। स्मृति का हेतु तो बन ही जाएगा, उसमें तो क्या है, अरे अनुभवात्मक जो ये ज्ञान होता है वो स्मृति का हेतु होता ही है जी। दंडी पुरुष जो कालांतर में स्मरणात्मक ज्ञान होगा उसका हेतु कारण अभी होने वाला दंडी पुरुष ये ज्ञान जो विशिष्ट ज्ञान है वो हो ही जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? हो जाएगा, हो ही जाएगा। अनुभव जन्यत्व तो बनाना कठिन था, तो वो भी यहाँ पर इन्होंने युक्ति से बना दिया। अनुभव जन्यत्व तो भी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हाँ, इसी नियम को लेकर के विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है। तो विशेषण का ज्ञान, दंड का ज्ञान कारण हुआ, जनक हुआ, और उससे जन्य हुई विशिष्ट बुद्धि। तो दंड का जो ये अनुभवात्मक ज्ञान हुआ, विशेषण का अनुभवात्मक ज्ञान हुआ, उससे जन्य विशिष्ट बुद्धि हो गई। तो अनुभव जन्य तो इस तरह से ले गए। नहीं समझ में आया? आ गया। हाँ, यही बात है। देखो, अब क्रम से पढ़ा जाए न्याय बोधिनी को। ऐसे ही समझ में आ गया ना? जी आ गया। हाँ ठीक है, चलो तो ये कर दिया। अब चलो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। ननु विशिष्ट बुद्धिम प्रति विशेषण ज्ञानस्य कारणता सकल तांत्रिक मत सिद्धा, है ना? समझ में आया कि विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है, ये सकल तांत्रिक मत में सिद्ध है। सकल तांत्रिक, तांत्रिक मतलब वो वाला तंत्र मंत्र जंत्र नहीं, तांत्रिक मतलब शास्त्रकार। जितने भी शास्त्रकार है, जितने भी दार्शनिक है, वो सब मानते हैं कि विशेषण ज्ञान जो है वो विशिष्ट बुद्धि के प्रति कारण है। विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण है। ये सभी शास्त्रकारों का मत है, सभी शास्त्रकारों के मत में ये सिद्ध है। समझ में आया? वही कह रहे, विशिष्ट बुद्धिम प्रति विशेषण ज्ञानस्य कारणता सकल शास्त्रकार मत सिद्धा। चलो आ गया। यथा करके अब समझा भी रहे सदृष्टांत। यथा दंड विशिष्ट बुद्धिम प्रति दंड ज्ञानस्य कारणता, अपने से जोड़ लेना वहां पर, है ना, कि दंड विशिष्ट जो बुद्धि है उसके प्रति दंड ज्ञान क्या होगा? कारण होगा। दंड विशिष्ट बुद्धि मतलब क्या समझ रहे हो? अरे क्या आकार है दंड विशिष्ट बुद्धि का? दंडी पुरुष। हाँ, ध्यान रखो, दंड विशिष्ट बुद्धि बोले चाहे दंड प्रकारक बुद्धि बोले तो वही ना है। तो दंड विशिष्ट बुद्धि मतलब दंडी पुरुष इत्याकारक जो विशिष्ट बुद्धि, उसके प्रति दंड का ज्ञान, विशेषण का ज्ञान क्या होता है? कारण होता है। ये दृष्टांत भी बता दी। यथा दंड विशिष्ट बुद्धिम प्रति दंड ज्ञानस्य कारणत्वम। आ गया? चले अब क्या कह रहे आगे। दंड विशिष्ट बुद्धिर नाम दंड प्रकारक बुद्धि ही। नहीं आया? अरे दंड विशिष्ट बुद्धि मतलब क्या समझ रहे हो? दंडी पुरुष। हाँ, मतलब दंड प्रकारक बुद्धि। जैसे घट विशिष्ट बुद्धि मतलब घट प्रकारक बुद्धि। हाँ, घट प्रकारक बुद्धि क्या होगी? तो घटवद भूतलम। वो बुद्धि का आकार क्या है यदि कोई पूछे तब बोलो घटवद भूतलम। ये घट विशिष्ट बुद्धि है कि नहीं है? घट प्रकारक बुद्धि है कि नहीं है? तो वही कह रहे कि घट विशिष्ट बुद्धि ही मतलब घट प्रकारक बुद्धि ही। ऐसे ही दंड विशिष्ट बुद्धि ही यानी दंड प्रकारक बुद्धि। हाँ, वही कह रहे दंड विशिष्ट बुद्धिर नाम दंड प्रकारक बुद्धि ही। आया ना? तो दंड विशिष्ट बुद्धि बोले चाहे दंड प्रकारक बुद्धि का है, क्या है उसका आकार? दंडी पुरुष। हाँ, कोई पूछे दंड विशिष्ट बुद्धि क्या हुई तो क्या कहोगे? दंड प्रकारक बुद्धि।
अरे दंड विशिष्ट बुद्धि कौन सी बुद्धि? दंडी पुरुषः। दंड प्रकारक बुद्धि कौन सी बुद्धि? दंडी पुरुषः। हाँ, चाहे कैसे भी पूछे तुमको पता होना चाहिए, दंडी पुरुष, हाँ यही ना होगी। तो वही कह दिए कि दंड विशिष्ट बुद्धिर्नाम दंड प्रकारक बुद्धि ही तथा च दंड प्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति दंड ज्ञानत्वेन कारणत्वम इति आपतितम। अब कार्य कारण भाव यहाँ के स्थल के अनुसार बनाया। पहले तो सामान्य रूप से कहा था कि विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है। यहाँ पर विशिष्ट बुद्धि क्या है? दंड प्रकारक बुद्धि, दंड विशिष्ट बुद्धि, उसके प्रति कौन सा ज्ञान कारण होगा? किसका ज्ञान कारण होगा? दंड जो विशेषण है उसका ज्ञान कारण होगा। तो वही कह रहे कि तथा च दंड प्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति दंड ज्ञानत्वेन कारणत्वम। आया ना? अरे सामान्य रूप से ना कार्य कारण भाव बोला जाएगा। दंड प्रकारक बुद्धि जैसे तुमको भी होगी, किसी अन्य को भी दंड प्रकारक बुद्धि होगी। अरे भाई सबका ज्ञान अलग अलग न है। तुमको हुआ दंडी पुरुष ज्ञान, किसी दूसरे को चैत्र को हुआ, फिर मैत्र को हुआ। तो ये जितने भी दंड प्रकारक बुद्धि, जितनी भी दंड प्रकारक बुद्धि है, मतलब दंडी पुरुष इत्याकारक विशिष्ट बुद्धि है, उन सभी बुद्धियों के प्रति कौन कारण है? दंड का ज्ञान कारण है। तो सामान्य रूप से न कार्य कारण भाव बोलना है, खाली एक बुद्धि के प्रति कारण नहीं न कहना है। इसलिए बुद्धिम प्रति न कह के बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति ये कह रहे हैं। आया कि नहीं? जैसे घट, जितने भी घट है वो सबके प्रति कपाल न कारण है कि केवल एक घट के प्रति कपाल कारण है? सकल घट के प्रति कपाल तो क्या बोला जाता है वहां पर? घटम प्रति नहीं ना बोलते हैं, घटत्वावच्छिन्नं प्रति कपालत्वावच्छिन्नं कारणम कहते हैं कि नहीं कहते? कार्य कारण भाव बोलते हैं। तो इसमें घबराना नहीं है। वही कह रहे हैं कि दंड प्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति, मतलब दंड प्रकारक बुद्धि जितनी भी बुद्धियां होगी उन सभी बुद्धि के प्रति दंड ज्ञानत्वेन दंड ज्ञानम कारणम इति आपतितम। ये यहाँ पर हुआ है ना? ये यहाँ तक कार्य कारण भाव बना। ठीक है ना? अभी पहले तो अपनी भूमिका ही बांध रहे हैं, अभी अतिव्याप्ति तो बाद में देंगे। अभी पहले समझा तो दे कि किससे कौन कारण हो रहा है, किससे कौन उत्पन्न हो रहा है, उसी को पहले से अच्छे से बिठा दे रहे हैं। बेटी बात यहाँ तक की? जी बैठ गई। बोलो कार्य कारण भाव क्या बना? दंड प्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति दंड ज्ञानत्वेन दंड ज्ञानम कारणम दंड ज्ञानत्वावच्छिन्नं कारणम, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया कि नहीं? विशिष्ट बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति विशेषण ज्ञानम कारणम, सामान्य रूप से कार्य कारण भाव हो जाएगा और ये विशेष रूप से हो जाएगा, है ना? कि दंड प्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति दंड ज्ञानत्वावच्छिन्नं कारणम इति आपतितम, है ना? ये यहाँ तक का कार्य कारण भाव बना। अब आगे कह रहे हैं और स्पष्ट करें, दंड प्रकारक बुद्धि क्या है भैया? दंड है प्रकार जिसमें ऐसी बुद्धि, कौन सी बुद्धि? तो कहा दंड प्रकारक बुद्धि ही दंडी पुरुष इत्याकारिका बुद्धि ही। अभी सब चीज जान ही रहे हो, नहीं समझ में आ रही है? जी आ गया। हाँ, दंड प्रकारक बुद्धि ही दंडी पुरुष इत्याकारिका बुद्धि ही तत्र दंड ज्ञानम कारणम। तत्र मतलब कुत्र? दंडी पुरुषे इत्याकारक, दंडी पुरुषे नहीं, दंडी पुरुष इत्याकारक बुद्धौ, है ना? इत्याकारक बुद्धौ, सप्तमी बोलोगे तो बुद्धो, वरना बुद्धिम प्रति ऐसे भी बोल सकते हो, है ना? लेकिन तत्र कहा है तो क्या बोलोगे? तत्र दंड ज्ञानम कारणम। तत्र मतलब कुत्र? दंडी पुरुष इति बुद्धौ इत्याकारक बुद्धौ दंड ज्ञानम कारणम। अब आगे उसी को स्पष्ट कर रहे, नहीं दंडम अजानानः दंडी पुरुषः इति प्रत्येति, कि दंड को न जानने वाला पुरुष दंडी पुरुष ये ज्ञान कर पाता है क्या? नहीं कर पाता है। तो वही तो कह रहे कि दंडम अजानानः, दंड को न जानता हुआ जो पुरुष है, पुमान अपने से जोड़ लो वहाँ, दंडम अजानानः पुमान दंडी पुरुषः इति नहीं प्रत्येति, उसको दंडी पुरुषः ये ज्ञान
नहीं होता नहीं है। होता। किसको नहीं होता है? जिसको दंड का ज्ञान नहीं है नहीं उसको। है, जिसने दंड को देखा ही नहीं, दंड को जाना ही नहीं, दंड का जिसको ज्ञान ही नहीं है, उसको दंडी पुरुषः इत्याकारक विशिष्ट बुद्धि नहीं होती है। बेटी बात, जी। नहीं दंडम अजानानः दंडी पुरुषः इति प्रत्येति। इसमें अन्वय करना, नहीं को बाद में बोलोगे तो चलेगा। दंडम अजानानः पुमान् दंडी पुरुषः इति नहीं नहीं प्रत्येति, नहीं जानाति। प्रत्येति मतलब जानाति, वो नहीं जान पाएगा, विशिष्ट बुद्धि उसको नहीं हो पाएगी जो दंड को नहीं जानता है। बेटी बात, चलो। जी। एवंच यत्र अयं दंडः इति प्रत्यक्षं जातं तत्र तदनन्तरं दंडी पुरुषः इत्याकारक प्रत्यक्षम उत्पन्नम। ऐसा ही न होता है, पहले क्या होता है? अयम दंडः इत्याकारक प्रत्यक्ष ज्ञान पहले हुआ है ना। ये कौन सा ज्ञान कहलाएगा? अनुभवात्मक ज्ञान। हाँ, तो ये अनुभवात्मक विशेषण का जो ज्ञान हुआ ये पहले होता है। यत्र अयम दंडः इति प्रत्यक्षम जातम, पहले ये दंड का विशेषण का ज्ञान हुआ। तदनंतरम, उसके पश्चात दंडी पुरुषः इत्याकारक प्रत्यक्षम उत्पन्नम, उसके उत्तर क्षण में ही क्या होता है? दंडी पुरुषः ये इत्याकारक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो पूर्व क्षण में विशेषण का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, उत्तर क्षण में विशिष्ट बुद्धि हो गई, प्रत्यक्षात्मिका नहीं हुई। हाँ, तो ये व्यवस्था बस क्रम ही बता रहे हैं। अभी तो अतिव्याप्ति तो अब आगे देंगे, अभी तो क्रम ही समझा रहे। एवंच यत्र अयम दंडः इति प्रत्यक्षं जातं तदनन्तरं दंडी पुरुषः इत्याकारक प्रत्यक्षम उत्पन्नम तत्र दंडी पुरुष इत्याकारक प्रत्यक्षे अतिव्याप्ति ही। देखो अब अतिव्याप्ति दी, समझ में आया है ना? कि तत्र दंडी पुरुषः इत्याकारक प्रत्यक्षे, दंडी पुरुष मतलब कौन सा ये ज्ञान है? ये विशिष्ट बुद्धि। हाँ, विशिष्ट बुद्धि है, इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना? वही कह रहे, दंडी पुरुषः इत्याकारक प्रत्यक्षे अतिव्याप्ति ही। किसकी अतिव्याप्ति? किस लक्षण की? भावना के लक्षण की। अनुभव जन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम। ये जो भावना का लक्षण किया, उस लक्षण की इस विशिष्ट बुद्धि में, दंडी पुरुषः इत्याकारक विशिष्ट बुद्धि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। हो जाएगी ना? जी, हो जाएगी। अब तद्धि करके उसको बता। तद्धि स्वाव्यवहित पूर्व क्षणोत्पन्न दंड ज्ञानात्मकानुभवजन्यम जनिष्यमाणे दंडी पुरुषः इत्याकारक स्मरणे कारणंच। ठीक हुआ? देखो बता रहे, अनुभव जन्य तो भी घटा रहे अब इसमें दंडी पुरुष विशिष्ट बुद्धि में, और स्मृति हेतुत्व भी घटा रहे हैं तद्धि ग्रंथ के द्वारा, है ना? जी। कि वो अनुभव से जन्य है। कौन से अनुभव से जन्य है दंडी पुरुषः ये बुद्धि? अयम दंडः इत्याकारक जो अनुभवात्मक पूर्व में विशेषण का ज्ञान हुआ है ना, वो अनुभवात्मक ही है, प्रत्यक्ष ज्ञान ही हुआ था। तो वो जो दंड का ज्ञान है उससे जन्य है दंडी पुरुषः इत्याकारक ज्ञान, है कि नहीं है? तो वही जो तद्धि करके बता रहे, तद्धि मतलब दंडी पुरुषः इत्याकारक विशिष्ट बुद्धिर्हि स्वाव्यवहित पूर्व क्षणोत्पन्न दंड ज्ञानात्मक अनुभवजन्यम। आया? ये पंक्ति लगी कि नहीं लगी? कि स्वाव्यवहित, स्व से लेंगे दंडी पुरुषः इस विशिष्ट ज्ञान को, है ना, उससे अव्यवहित पूर्व क्षण में कौन सा ज्ञान हुआ था? अयम दंडः, ये दंड का अनुभवात्मक ज्ञान हुआ था कि नहीं हुआ था? जी, हुआ उससे जन्य है कौन सा ज्ञान? दंडी पुरुषः ये ज्ञान। वही कह रहे, तद्धि मतलब विशिष्ट ज्ञानम ही। विशिष्ट ज्ञान मतलब दंडी पुरुषः इत्याकारक विशिष्ट ज्ञानम ही जन्यम। किससे जन्यम? अब पंक्ति पढ़ लो, नहीं आई समझ में? जी, आ गई।
तद्धि स्वाव्यवहित पूर्व क्षणोत्पन्न दंड ज्ञानात्मकानुभव जन्यम। हाँ बस बस रुको यहाँ पर, ये अनुभव जन्यम यही ना, इसको ये विशेषण दल यहाँ तक के द्वारा समझा दिए कि वो जो विशिष्ट ज्ञान है वो उसके अव्यवहित पूर्व क्षण में जो विशेषण का ज्ञान हुआ था जो कि अनुभवात्मक है उससे जन्य है। कौन? विशिष्ट ज्ञान। समझ में आया? वही कह रहे, स्वाव्यवहित पूर्व क्षणोत्पन्न दंड ज्ञानात्मक अनुभव जन्यम। कौन हो जाएगा अनुभव जन्यम? दंडी पुरुष। ये विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट ज्ञान बोला करो, खाली दंडी पुरुष क्या कर रहे हो? दंडी पुरुष इत्याकारक जो विशिष्ट ज्ञान है वो अनुभवजन्य हो गया। अब ये तो अनुभवजन्य तो ले आए आप, स्मृति हेतु तो भी तो जाना चाहिए। तो उसके लिए कह रहे देखो स्मृति का हेतु भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो कहा जनिष्यमाणे दंडी पुरुष इत्याकारक स्मरणे कारणंच, कि जनिष्यमाण मतलब कालांतर में उत्पन्न होने वाला जो दंडी पुरुष इत्याकारक स्मरणात्मक ज्ञान है, होगा कि नहीं होगा? कालांतर में होगा। उसके प्रति ये क्या होगा? ये अभी होने वाला जो ये अनुभवात्मक दंडी पुरुष ज्ञान है वो कारण होगा। वही कह रहे कि जनिष्यमाण जो दंडी पुरुष इत्याकारक स्मरण है उसके प्रति कारणंच, है ना। तो अनुभव से जन्य भी हो गया और भविष्यकालीन जो स्मरणात्मक ज्ञान है उसका कारण भी हो गया। अनुभव जन्यम और स्मृति का हेतु भी हो गया, दोनों हो गया। वही कह रहे कि जनिष्यमाणे, समझ में आया? पढ़ो पंक्ति जी। जनिष्यमाणे दंडी पुरुष इत्याकारक स्मरणे कारणं च। कौन कारण बना? दंडी पुरुष इत्याकारक विशिष्ट बुद्धि। अभी जो अनुभवात्मक जो ज्ञान हो रहा है वो भविष्यकालीन जो स्मरणात्मक ज्ञान है उसका कारण भी हो रहा है। हो गया? क्यों? स्मृति प्रति अनुभव से कारण। हेतु भी दे दिया कि स्मृति के प्रति, अरे भाई भावना तो कारण होती ही है, अनुभव भी तो कारण होता है। अनुभव ही नहीं हुआ तो स्मृति हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो वही कह रहे स्मृति प्रति अनुभवस्य कारणत्वात् तथा च अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्व रूप भावना लक्षणस्य यथोक्ते दंडी पुरुष इत्याकारकानुभवे विद्यमानत्वाद अतिव्याप्तिः। लगा कि नहीं लगा? लग गया। हाँ, बहुत अच्छे से समझाया है इन्होंने विस्तार से, है ना। कि अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्व रूप जो भावना का लक्षण है वो कहाँ चला गया? दंडी पुरुष इत्याकारक जो विशिष्ट बुद्धि है, अनुभवात्मक ज्ञान है। अभी जो विशिष्ट बुद्धि हो रही है, अनुभवात्मक ज्ञान हो रहा है, उसमें चला गया ना। तो अतिव्याप्ति हो गई। लक्षण कर रहे थे भावना के संस्कार का और चला गया ज्ञान में। अरे ज्ञान अलग न पदार्थ है, विशिष्ट बुद्धि अलग न पदार्थ है, तो उसमें चला गया, तो अतिव्याप्ति हो गई। वही लिखा तथा च करके पढ़ो, यही उपसंहार किया पूर्व पक्षी ने अपनी शंका का। तथा च अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्व रूप भावना लक्षणस्य यथोक्ते दंडी पुरुष इत्याकारक अनुभवे विद्यमानत्वाद अतिव्याप्तिः इति चेत। यहाँ तक ननु की शंका आई। ननु जहाँ से चालू किया था ना, तो पहले तो भूमिका बांधा अपनी पूरी, और फिर अब जाके कह रहे हैं कि इस तरह से विशिष्ट बुद्धि जो है उसमें अनुभव जन्यत्व भी आ गया और स्मृति हेतुत्व तो आ ही रहा है, तो भावना के लक्षण की अतिव्याप्ति हो गई। ये ननु की शंका थी। समझ में आई? जी, आ गई। इति चेत। अब उत्तर पक्षी आ रहा, अत्र ब्रूम। यहाँ पर अब उत्तर पक्षी कह रहा है, क्या कह रहा है? समाधान देगा ना। अब शंका का समाधान करना पड़ेगा, अतिव्याप्ति का वारण करना पड़ेगा। तो उसके लिए कह रहा है कि अत्र ब्रूम अनुभवजन्यत्वं ही अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम। उन्होंने कहा कि अनुभवजन्यत्वम का हम परिष्कार कर देंगे। क्या कर देंगे?
अनुभव जन्यत्वम इसका परिष्कार कर देंगे। उसका परिष्कार कर देंगे। अभी तो अनुभव जन्यत्वम हम क्या ले रहे थे, सामान्य रूप से बोले अनुभव जन्यत्वम से क्या समझ रहे हो कि अनुभव से जो जन्य हो, यही ना समझ रहे थे। अनुभव से जन्य हो मतलब अनुभवनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्वम, यही ना समझ रहे हो। जी नहीं समझ में आया? आ गया। अरे अनुभव से जन्य होना चाहिए। अनुभव से जन्य मतलब अनुभव क्या हुआ, अनुभव तो जनक हो गया। जनक हुआ, जनकता किसमें रही? अनुभव में रहेगी। तो अनुभवनिष्ठ जनकता हुई, उस जनकता से निरूपित जन्यता, उस जन्यता का जो आश्रय होगा वो जन्य कहलाएगा, अनुभव से जन्य कहलाएगा। और अनुभव जन्यत्व मतलब तादृश जन्यताश्रयत्वम, यही ना आया। अरे अनुभव जन्यत्वम अभी तक हम लोग क्या घटा रहे थे? अनुभव निष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्वम, यही सामान्य रूप से लेकर के घटा रहे थे। जैसे देख लो भावना में, देख लो अनुभव से जन्य भावना के संस्कार होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अनुभव निष्ठ जनकता निरूपित जन्यता किसमें आती है? भावना में आती है। भावना में आती है। जन्यताश्रय कौन हुआ? भावना हुई। जन्यताश्रयत्व किसमें गया? भावना में गया। तो यही अनुभव जन्यत्व था, यही भावना में हम लोग घटा रहे थे, नहीं घटा रहे थे? जी घटा रहे थे। हाँ, वैसे ही अभी अतिव्याप्ति जहाँ पर दी वहाँ भी घटा दिए थे हम लोग। अरे कहाँ अतिव्याप्ति दिए? दंडी पुरुष इत्याकारक विशिष्ट बुद्धि में अतिव्याप्ति दिए, तो वहाँ भी अतिव्याप्ति, वहाँ भी ऐसे ही घटाए थे। अरे भाई वो भी अनुभव से जन्य है ना, किसी न किसी अनुभव से। तो कौन से अनुभव से जन्य है वो अयम दंड कारक जो विशेषण का अनुभवात्मक ज्ञान है उससे जन्य है। तो अनुभवनिष्ठ जनकता हुई, अयम दंड इत्याकारक जो अनुभव है तन्निष्ठ जनकता हुई। तादृश जनकता निरूपित जन्यता कहाँ गई? दंडी पुरुष में गई। दंडी पुरुष क्या होता है, पूरा बोलो। दंडी पुरुष इत्याकारक जो विशिष्ट बुद्धि है उसमें जन्यता गई। उसमें जन्यता गई। जन्यता का आश्रय कौन हुआ? दंडी पुरुष इत्याकारक जो विशिष्ट बुद्धि है वो जन्यता आश्रयत्व किसमें गया? दंडी पुरुष इत्याकारक विशिष्ट बुद्धि में गया। हाँ, तो यही तो अनुभव जन्य, तो यही तो घटा रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा, समाधान देने वाला कह रहा है, तो अभी तक तो हम अनुभव जन्यत्व हम क्या समझ के चल रहे थे? अनुभव जन्यत्व मतलब अनुभवनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्वम, यही अनुभव जन्यत्व मान के हम चल रहे थे। लेकिन अब समाधान करने वाला व्यक्ति कह रहा है, उत्तर पक्षी कह रहा है कि अनुभव जन्यत्वम ही अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम। वो कहा कि ये अनुभवनिष्ठ जो जनकता है, अरे जनकता कहो चाहे कारणता बोलो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो जन्यता बोलो चाहे कार्यता बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया कि नहीं आया? जी जी। जैसे अभी हम लोग क्या बोले, अनुभवनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्व, वहाँ जनकता की जगह कारणता और जन्यता की जगह कार्यता जोड़ के बोलो तो जरा क्या बोलोगे? अनुभवनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम। हाँ, कोई फर्क नहीं है। अनुभवनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्व बोलो चाहे अनुभवनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व बोलो, कोई फर्क नहीं है ना। तो चलो, तो यही हम लोग करके अभी तो दोष आ रहा था। तो उत्तर पक्षी कह रहा है कि यहाँ पर जो कारणता है, अनुभवनिष्ठ कारणता, उसमें हम विशेषण दे देंगे। क्या विशेषण दे देंगे? अनुभवत्वावच्छिन्नत्वम, ये विशेषण दे देंगे कि वो अनुभवनिष्ठा जो कारणता है चाहे जनकता है वो कैसी होनी चाहिए? अनुभवत्वावच्छिन्न होनी चाहिए। आया कि नहीं आया? कोई भी कारणता अनुभव निष्ठा आप ले लेंगे अन्य धर्मावच्छिन्ना तो काम नहीं चलेगा। आया कि नहीं आया? वही कह रहे, अत्र ब्रूमः करके पढ़ो समाधान। अत्र ब्रूमः अनुभवजन्यत्वं हि अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम। हाँ, यही कर दिया है ना। क्या अंतर किया वो आगे लिख भी रहे, देखो क्या अंतर किया। तत्र कारणतायाम अनुभवत्वावच्छिन्नत्वं निवेश्यते। यही ना नया काम किया। अनुभवनिष्ठ जो कारणता है यानी कि जनकता है, उसमें हमने क्या विशेषण दे दिया?
अनुभवत्वावच्छिन्नत्वम, हाँ, ये हमने विशेषण दे दिया। विशेषण दे दिया। अब आपको प्रश्न आएगा कि भाई ये कह देने से कैसे वारण हो जाएगा अतिव्याप्ति का, तो उसको समझाएंगे। पहले उनकी बात समझ लो कि कहाँ पर क्या विशेषण दे रहा है। आया कि नहीं आया? आ गया। अतिव्याप्ति क्या कह के आ रही थी? अनुभवजन्यत्वम को क्या समझ करके आ रही थी? अनुभवनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्वम, ये मान करके, यही अनुभव जन्यत्व मान करके अतिव्याप्ति हो रही थी। वारण करने वाला कह रहा है कि यहाँ अनुभवनिष्ठ जो जनकता है, चाहे कारणता है, उसमें हमने क्या विशेषण दे देंगे? अनुभवत्वावच्छिन्नत्वम, ये विशेषण दे देंगे। तो क्या बन जाएगा? अनुभवजन्यत्वम नाम अनुभवत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्वम। हाँ, ये इसका मतलब हो जाएगा। आया कि नहीं? अनुभवजन्यत्वम का क्या तात्पर्य है? अनुभवत्वावच्छिन्न कार्यता जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्वम। जन्यताश्रयत्वम। ये अब इससे वारण कैसे होगा ये तो समझना पड़ेगा, तो उसको समझेंगे। पहले बात बैठ गई यहाँ पर। तत्र कारणतायाम, कारणता कहो चाहे जनकता कहो, तो तत्र कारणतायाम अनुभवत्वावच्छिन्नत्वम निवेश्यते। तथा च पढ़ो। तथा च अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम अनुभवजन्यत्वम इति फलितम। अनुभवजन्यत्वम क्या, उसका फलित अर्थ क्या आया? अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम, यही आया है ना। अतः ये परिष्कार कर दिया, अनुभवजन्यत्व में ये परिष्कार कर दिया। तो कह रहे अतः नोक्ताति व्याप्ति ही, जब हमने इस तरह से परिष्कार कर दिया तो अब उक्त अतिव्याप्ति नहीं होगी। जो दंडी पुरुष इत्याकारक विशिष्ट बुद्धि में अतिव्याप्ति हो रही थी, वो अतिव्याप्ति अब नहीं होगी। अब प्रश्न आएगा भैया क्यों नहीं होगी, इसको तो बताना पड़ेगा, है कि नहीं है भाई? क्यों नहीं अतिव्याप्ति होगी? अनुभवत्व अवच्छिन्नत्व कह दिया तो क्या फर्क पड़ गया? तो देखो बाबू, अतिव्याप्ति नहीं होगी, अपने से समझ लो। अब आशय पंक्ति अब कल लगाएंगे, समय भी हो गया है, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। खाली आशय समझ लो उत्तर पक्षी का कि वारण कैसे कर रहे हैं। देखो बाबू, आपने क्या कहा? विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है, ठीक है। जैसे दंडी पुरुष ये विशिष्ट बुद्धि है, उस विशिष्ट बुद्धि के प्रति अयम दंड ये विशेषण ज्ञान कारण है ना। और इस विशेषण ज्ञान से जन्य होगी विशिष्ट बुद्धि। एकदम बात बैठ गई है, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू, यहाँ पर एक बात हमको तुम बताओ अपने से, दंड का चाहे प्रत्यक्ष वहाँ पर ज्ञान हो, अथवा तो मान लीजिए दंड का स्मरणात्मक ज्ञान हो, तो भी वहाँ पर दंडी पुरुष ये बुद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। जरूरी है कि दंड का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान रहेगा तभी दंडी पुरुष ये बुद्धि होगी? जी, दंड का जब प्रत्यक्ष होगा तभी दंडी पुरुष ये विशिष्ट बुद्धि हो पाएगी। अरे भाई, विशेषण का ज्ञान चाहिए ना आपको, वो चाहे प्रत्यक्षात्मक रहे, चाहे प्रत्यक्ष रहे, चाहे स्मरणात्मक रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जी। अरे दोनों में जी ही कर रहे हो, तुमको कुछ हत्ता पता चल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? दोनों में जी कर रहे हो। अरे क्या दोनों में अंतर करो, ध्यान से समझो। पहले ये बात पक्की है, विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण है, ये चीज हम मानते हैं। लेकिन वो विशेषण जो ज्ञान है वो अनुभवात्मक ही होना चाहिए, ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं। वो विशेषण का ज्ञान चाहे अनुभवात्मक हो चाहे स्मरणात्मक हो, जैसा भी हो, विशेषण का ज्ञान यदि हो जाएगा तो उसके उत्तर क्षण में विशिष्ट बुद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रही तुमको? क्या कहे बोलो। हाँ, क्या समझ में आया? कि जो विशेषण का ज्ञान जो है अयम दंड, इसका चाहे हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हो चाहे स्मरणात्मक ज्ञान हो, मतलब अनुभवात्मक वो ज्ञान हो, मतलब अभी होने वाला अनुभवात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान हो, अथवा तो स्मरणात्मक ज्ञान हो, कैसा भी हमको दंड का ज्ञान हो जाएगा पूर्व क्षण में, तो उत्तर क्षण में दंडी पुरुष इत्याकारक विशिष्ट बुद्धि हो ही जाएगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रत्यक्ष ज्ञान ही होना चाहिए।
नहीं, ऐसा नहीं बताए। ऐसा नहीं है, अरे नहीं बताए नहीं, अपने से समझ के कहो। कोई जी, बताए नहीं ऐसा तो ये नहीं सब है। अनुभव है ना, स्मरणात्मक, अरे विशेषण का ज्ञान होना चाहिए। वो चाहे स्मरणात्मक होगा तब भी चलेगा, चाहे अनुभवात्मक होगा तब भी अनुभवात्मक। चलेगा। आया कि नहीं? तो जी। अब ध्यान दो, यहाँ पर विशिष्ट बुद्धि निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता कहाँ आ रही है? फिर से ध्यान से एक बार बोल रहे हैं। हाँ। विशिष्ट बुद्धि कार्य है, विशेषण जी। ज्ञान उसका कारण है। तो उधर से बोल जी। रहे हैं विशिष्ट बुद्धि निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता कहाँ आ रही है? अयम दंड, क्या? ये जो विशेषण अयम दंड इत्याकारक जो विशेषण है उसमें कारणता आ रही है। विशेषण में? अयम दंड इत्याकारक जो विशेषण ज्ञान है उसमें हाँ, कारणता आ विशेषण रही ज्ञान है। बोलो ना, सीधे सीधे विशेषण क्यों बोले? जी। विशेषण ज्ञान में कारणता आ रही है। उस कारणता का अवच्छेदक, ध्यान से बताना बाबू, उस कारणता का अवच्छेदक कौन होगा? तुम जरा बताओ तो। अनुभवत्व होगा, स्मृतित्व होगा, कि ज्ञानत्व होगा? तीनों में तीन विकल्प दे रहे, अपने से दिमाग लगा के बताना। तुम कहे तो एक बार फिर से प्रश्न दोहरा दे। जी। विशिष्ट बुद्धि निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता कहाँ पर आई? विशेषण ज्ञान में आई कि नहीं आई? आई। वो विशेषण ज्ञान में जो कारणता है उस कारणता का अवच्छेदक तीन विकल्प दे रहे हैं। अनुभवत्व होगा उस कारणता का अवच्छेदक, स्मृतित्व होगा कि ज्ञानत्व होगा? ज्ञानत्व होगा। क्यों? अनुभवत्व क्यों नहीं होगा, स्मृतित्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो विशेषण का ज्ञान होता है हम्म। वो ऐसा तो नहीं है कि आपको अनुभवात्मक ज्ञान होगा तभी हमको तभी विशिष्ट वो बुद्धि होगी। विशिष्ट बुद्धि होगी, ऐसा भी नहीं है कि स्मृत्यात्मक जी। होगा तभी विशिष्ट बुद्धि होगी। बस जी। ज्ञान होना चाहिए। जी। समझ में आई बात? एकदम सही पकड़ जी। लिए। विशेषण का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो अनुभवात्मक हो चाहे वो स्मरणात्मक चाहे हो। स्मरणात्मक हो। तो अब उस कारणता का, उस विशेषण ज्ञान में रहने वाली जो कारणता है उसका अवच्छेदक कौन धर्म होगा? ज्ञानत्व धर्म होगा। ज्ञानत्व धर्म होगा। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर उस विशिष्ट विशेषण ज्ञान निष्ठ कारणता ज्ञानत्व अवच्छिन्न कारणता हुई। तो ज्ञानत्वावच्छिन्न विशेषण ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित कार्यता जो विशिष्ट बुद्धि में जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही है? जा रही है। तो ये कौन सी कार्यता गई? विशिष्ट क्षम्यता, ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता उसमें गई। जी। कौन सी नहीं गई? हमने क्या निवेश किया है? अनुभवत्वावच्छिन्नत्वम का ये निवेश किए किया है। हैं। तो हमारे तो क्या जाना चाहिए? अनुभवत्वावच्छिन्न कार्यता क्षम्यता, अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता श्रेयत्वम उसमें जाना चाहिए। वो जा रहा है क्या विशिष्ट बुद्धि में? वो नहीं जा रहा है। हाँ, अब बात समझ में आई। इस तरह से वारण जी। किए है ना। विशिष्ट बुद्धि में जी। कौन सी कार्यता आ रही है? वो उसमें अनुभवजन्यत्व निष्ठ कारणता निरूपित क्या क्या कार्यता अनुभव श्रेय। जन्य तो निष्ठ कारणता? अरे थोड़ा दिमाग को सेंटर में रखो। जी। अरे ध्यान से बोलो, क्या तुम बोल रहे, उठ पटांग बोलने लगे। बात समझ गए हो? ध्यान से शब्दावली प्रयोग करो, ऐसे ही मत बोलो। अनुभवत्व निष्ठ क्या कारणता निरूपित अनुभवत्व निष्ठ कारणता? अनुभवत्व में कहाँ कोई कारणता है बगलोलाज में? नहीं समझे पदार्थ को? अरे बोलो भाई, कहाँ नहीं समझ में आया? पाठ रखना है हमको, बस समय हो गया, बहुत हो गया। जो विशिष्ट बुद्धि है उसके प्रति विशेषण ज्ञान कारण है ना। जी। कारणता विशेषण ज्ञान में है। उस कारणता का अवच्छेदक कौन हो रहा है? ज्ञानत्व हो रहा है। और वो कारणता किम धर्मावच्छिन्न हो रही है? अनुभवत्वावच्छिन्न हो रही है। अरे बकलोल आदमी, अवच्छेदक ज्ञानत्व हुआ और अवच्छिन्न होगी तो अनुभवत्व अवच्छिन्न हो जाएगी। ज्ञानत्वावच्छिन्न होगी। अब दो ही चीज है, अब कभी उधर बोल लो कभी इधर बोल लो। अरे ज्ञानत्वावच्छिन्न जल्दी होनी पकड़ो चाहिए। बाबू, पाठ रखना है हमको, खत्म करना। तुम फिर खींच रहे हो अनावश्यक।
क्या बोलो, कहाँ नहीं समझ में आया वो बोलो फटाक से, जगह उसी को करा। आ गया, वो जो कारणता है वो ज्ञानत्वावच्छिन्न होनी चाहिए। हाँ वो है, होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? मतलब कि जो हम अनुभव निष्ठ जो कारणता है उसमें विशेषण दे देंगे अनुभवत्वावच्छिन्नत्वम। हाँ ये दे दिए, ये दे दिए, ये तो लक्षण में दिए। यहाँ पर अब जी पहले तो ये बताओ यहाँ हो क्या रहा है। जहाँ पर अतिव्याप्ति दिए थे विशिष्ट बुद्धि में, वहाँ विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण है, कारणता विशेषण ज्ञान निष्ठा है, लेकिन वो किम धर्मावच्छिन्न है? वो अनुभवत्व धर्मावच्छिन्न है। अरे रे, पूरा यार, अरे विशेषण का अनुभवात्मक ज्ञान होगा तभी विशिष्ट बुद्धि होगी क्या? नहीं, तो तुम तो यही कह रहे हो, अवच्छेदक अनुभवत्व को बता रहे हो। इस स्थल में बता रहे हैं। क्या इस स्थल में, उस स्थल में? स्थल एक ही है, यहाँ हजारों स्थल है ही नहीं, एक ही जगह अतिव्याप्ति दी है, उसी को समझना है। लक्षण में और इसमें अतिव्याप्ति दोनों जगह खिचड़ी मत पकाओ, इधर उधर मत करो। वो तो लक्षण में आपने निवेश जो किया सो किया, पहले यहाँ हो क्या रहा है वस्तु स्थिति में, जहाँ अतिव्याप्ति दी है वहाँ पर, है ना? वो तो देखो, जहाँ अतिव्याप्ति तुमने दी विशिष्ट बुद्धि में, उस विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण हुआ। क्यों बार बार गड़बड़ कर रहे हो? उस कारणता का अवच्छेद कौन हो रहा है? ज्ञानत्व हो रहा है। हाँ तो क्या है यहाँ पर, बोलो। ज्ञानत्वावच्छिन्न ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता का निरूपित कार्यता कहाँ पर आ रही है? विशिष्ट बुद्धि में आ रही है। विशिष्ट बुद्धि में आ रही है ना? विशिष्ट बुद्धि में ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता आ रही है। हमने लक्षण में क्या कहा है? हमने लक्षण में अभी जो निवेश करके बनाया है उसमें कहा है कि अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम, ये कहा है। तो ये जो दल है वो वहाँ विशिष्ट बुद्धि में घट पाएगा? नहीं घट पाएगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पर अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम नहीं ना है, उसमें नहीं है। किसमें नहीं है? विशिष्ट बुद्धि में। हाँ, अब बात समझ में आई। यही तो कह रहे हैं तुमको, है? क्यों गड़बड़ कर रहे थे? क्या तुमको समस्या हो गई थी? वही कह रहे थे कि वही अब उसमें नहीं जाएगा विशिष्ट बुद्धि में। हाँ, वो नहीं जाएगा। पहले वहाँ है क्या वो तो बोलना पड़ेगा ना। उसको बिना बोले खाली सीधा कहोगे लक्षण नहीं जाएगा, लक्षण नहीं जाएगा, तो कहने से नहीं ना लक्षण के वारण हो जाएगा। आप कह दो कि अब लक्षण नहीं जाएगा तो हो जाएगा। अरे आपको वहाँ स्पष्ट करना पड़ेगा ना कि वहाँ पर कौन सी कार्यता आ रही है विशिष्ट बुद्धि में, कैसी कार्यता आ रही है, उसका निरूपण पहले करोगे कि नहीं करोगे? जी। हाँ, और वो करने के बाद तब न जा कर के कहोगी कि देखो वहाँ पर ऐसा हो रहा है, अब अपना लक्षण जो है वो ऐसा है, वो वहाँ नहीं जाएगा, तब न बोलोगे। जी। पहले वहाँ की वस्तु स्थिति बताओगे कि नहीं बताओगे? वहाँ पर विशिष्ट बुद्धि में जो कार्यता आ रही है, विशेषण ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित कार्यता आ रही है, लेकिन वहाँ जो कारणता है विशेषण ज्ञान निष्ठा वो किम धर्मावच्छिन्न है? वो ज्ञानत्व धर्मावच्छिन्न है, अनुभवत्वावच्छिन्न नहीं ना है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? ज्ञानत्वावच्छिन्न विशेषण ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम विशिष्ट बुद्धि में आया, लेकिन अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम नहीं ना आया। नहीं आया। तो अनुभवजन्यत्वम, ये जो आपका परिष्कृत जो विशेषण दल है वो उसमें नहीं गया। तो अब विशिष्ट बुद्धि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। नहीं होगी, यही इनको बताना है उत्तर पक्षी को। बात समझ में आई कुछ कि नहीं आई? आ गई कुछ। हाँ, बस यही कहना है। अब पंक्ति वंक्ति लगाना यहाँ से। अब उत्तर अत्र ब्रूमः से एक बार कल पंक्ति कर लेंगे, ठीक है ना? यहाँ तक तो हो ही गया है। बस समझ में आ गया ना दोष कि इन्होंने दोष अति विशिष्ट बुद्धि में जो अतिव्याप्ति आई उसका वारण करने के लिए यत्न क्या किया उत्तर पक्षी ने?
वो अनुभव जन्यत्वम का परिष्कार कर दिया कि अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता श्रेयत्वम, ये कर दिया। तो इसमें नया काम क्या किया? अनुभवनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यता श्रेयत्वम तो आ ही रहा था, वो तो अनुभव जन्यत्वम का मतलब होता ही है। नया काम क्या किया? नया काम की अनुभवत्वावच्छिन्नत्वम ये विशेषण दे दिया। कहाँ पर दिया? अनुभवनिष्ठ कारणता में। हाँ, बस यही बोलना है। अनुभवनिष्ठ कारणतायाम अनुभवत्वावच्छिन्नत्वम निवेश्यते, है ना? निविष्टम, निवेश किया, आया कि नहीं? और इस निवेश कर देने से वारण हो जाएगा। और कैसे वारण होगा ये भी आशा ही तो तुमको समझ में आ ही गया है। पंक्ति अगले पाठ में हम लोग क्रम से पढ़ के कर लेंगे, यही वो समझाएंगे, है ना? चलो रखा जाए पाठ यहाँ पर। जी, कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं गुरु जी, आ गया समझ। हाँ चलो, लगाना अच्छे से, ठीक। चलो, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।